शाह साहब को शायद पसंद नहीं आई केरला स्टोरी। उन्होंने देखी तो है नहीं, खुद कहते हैं मैंने देखी नहीं है, पर कहते हैं कि यार हिटलर के जमाने में ऐसा ही होता था जैसे आजकल हो रहा है कि कोऑप्ट करा जाता था फिल्म मेकर्स को। अगर आप ये 32,000 का फिगर एक मिनट के लिए निकाल लें, और लोग ये कहते हैं, मैंने भी केरला स्टोरी नहीं देखी अभी तक, पर लोग कहते हैं कि ये फिगर कहीं फिल्म में कोट नहीं करा गया। सबसे ज्यादा अगर इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए लोग गए हैं शाह साहब, वो गए हैं केरला स्टेट से, जो कि इंडिया का सबसे एजुकेटेड स्टेट है। जय हिंद दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं वापस आपके पास नई ताज़ा खबरें लेके। अच्छा, वरिष्ठ एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने एक दो बातें बोली द केरला स्टोरी को लेके। अब शाह साहब को शायद पसंद नहीं आई केरला स्टोरी। उन्होंने देखी तो है नहीं, खुद कहते हैं मैंने देखी नहीं है, पर कहते हैं कि यार हिटलर के ज़माने में ऐसा ही होता था जैसे आजकल हो रहा है कि कोऑप्ट करा जाता था फिल्म मेकर्स को। जो फिल्म के डायरेक्टर थे या फिल्में जो बनाते थे, उनको ये बताया जाता था कि या तो तुम हिटलर के गुणगान करो, या तो तुम हिटलर के करीबी सर्कल में आ जाओ, या फिर पैसा लेके तुम मान जाओ, वरना तुम्हारा जीना दूभर है, तुम्हारा जीना मुश्किल है। और उन्होंने कंपेयर कर दिया आज की फिल्म इंडस्ट्री को जर्मनी की फिल्म इंडस्ट्री में, जो 30s और 40s में हुआ करती थी हिटलर के अंडर। अच्छा, मैं सीधी बात करना चाहता हूं नसीरुद्दीन शाह साहब से। सर, ऐसा है कि आप ये कह रही हैं, आपने कुछ फिल्मों के नाम दिए और आपने बोला साहब मैं फिल्मों के नाम भी पढ़ देता हूं अभी। नसीरुद्दीन शाह साहब का ये कहना है कि ये जो फिल्में हैं ये तो चली नहीं फिल्में, जैसे कि भीड़, अफवाह, फराज, ये सारी तीनों फिल्में इनका कहना है कि कोलैप्स हो गई, कोई गया नहीं उनको देखने के लिए, और केरला स्टोरी को देखने के लिए बड़े लोग चले गए, और मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, ना मैं इस फिल्म को देखना चाहता हूं। अच्छा शाह साहब, मैं दो तीन बातें आपको कह दूं। पहली चीज, ये डेमोक्रेसी है, लोगों को जो पसंद आएगा वो लोग देखेंगे। लोगों को फराज नहीं आई पसंद, आपको आई, एंड यू आर वेल विद इन योर राइट सर। आप फराज देखें, केरला स्टोरी देखें। आपने बोला केरला स्टोरी ठीक नहीं है तो नहीं है। अच्छा, अगर आप ये 32,000 का फिगर एक मिनट के लिए निकाल लें, और लोग ये कहते हैं, मैंने भी केरला स्टोरी नहीं देखी अभी तक, पर लोग कहते हैं कि ये फिगर कहीं फिल्म में कोट नहीं करा गया। लोग कहते हैं ये जो फिगर है ये कहीं आई थिंक कोई प्रमोशन में बोला गया था, लेकिन फिल्म में ये फिगर नहीं है, जितना मैंने सुना है। मुझे नहीं पता, जितना मैंने सुना है। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, केरला स्टोरी जो फिल्म है ना, बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि वेरियस मीडिया हाउसेस हैव कवर्ड दीज अकरेंसेस। आप लीपापोती करके आर्ट के नाम पे आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे फोर्स्ड कन्वर्जन्स नहीं हो रहे हैं केरला में। सबसे ज्यादा अगर इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए लोग गए हैं शाह साहब, वो गए हैं केरला स्टेट से, जो कि इंडिया का सबसे एजुकेटेड स्टेट है। क्यों गए ये हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको ये बता दूं कि केरला में एक प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। और मैं ये नहीं कह रहा कि केरला के सारे मुस्लिम दोषी हैं, नहीं, लेकिन एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है जो ये गड़बड़ वहां पे कर रही है। केरला के लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाए गए थे, उनका एनकाउंटर हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहां पे 3 लोग मारे गए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल जानते हैं ना शाह साहब कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में। और वो कहां से कहां आ रहे थे? वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि ऑलरेडी पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से भारत घुसने की कोशिश कर रहे थे। इंडियन आर्मी को उनकी डेड बॉडीज मिली हैं, क्योंकि वहां पे क्रॉस फायर हुआ था और वो मारे गए थे। कुछ साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं। जो श्रीलंका में अटैक्स हुए थे, टेररिस्ट अटैक हुए थे, उनके जो चिन्ह थे वो केरला से जाते जाते ऊपर तक मिले हैं। केरला में मैसिव स्केल पे रेडिकलाइजेशन हो रहा है। हां, ये एक फिक्शनल कहानी है द केरला स्टोरी, लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है केरला में। और मैं आपको एक और बात बताऊं शाह साहब, ऐसा हिंदुस्तान में कई जगह हो रखा है। केरला सिर्फ एक केरला स्टोरी है। दिस कुड वेरी वेल बी द यूपी स्टोरी, दिस कुड बी द पंजाब स्टोरी। दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। और सिर्फ आपका ये कहना कि साहब ये डेमोनाइज कर रहे हैं, मुस्लिम्स को कोई डेमोनाइज नहीं कर रहा। मैं खुद मुसलमानों के बीच पला बड़ा हूं, मेरे दोस्त रहे हैं, आज भी दोस्त हैं, मेरे कोर्समेट्स रहे, मेरे आर्मी में सीनियर रहे, मैं आर्मी में जूनियर रहे। लेकिन अगर कुछ लोग गलत करते हैं तो पॉइंट आउट करना जरूरी है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं शाह साहब, आप खुद सोचिए। आपने बोला कि मैं ये फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, ये प्रोपेगेंडा है। आपने बोला कि मुगलों को बुरा शो करने की कोशिश की गई है। क्यों ना करें सर, मुगल्स वर इन्वेडर्स, मुगल बाहर से आए,
और कुछ नेताओं का यह कहना कि नहीं वो अंग्रेजों से इसलिए अलग थे क्योंकि वो यहीं पे रह गए आके और भारत में बस गए। आपने कभी सोचा इसके बारे में? ये कितना बड़ा फ्रॉड हमें सिखाया गया है। मुगलों को बुलाया किसने था सर? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी भी दिल्ली का सुल्तान था और मुसलमान था। आपने कभी देखा है किसी को यह बोलते हुए कि हमें लोदी डायनेस्टी हमें नहीं पसंद है, हमें ऐबक डायनेस्टी नहीं पसंद है, हमें जो अल्तमश और जो स्लेव डायनेस्टी थी उसके जिसमें बलबन भी था वो हमें पसंद नहीं है? ये मुगलों के खिलाफ खास लोगों की भावना क्यों है? आप कभी सोचिए इसके। इट हैज नथिंग टू डू विथ इस्लाम, इट हैज एवरीथिंग टू डू विथ व्हाट द मुगल्स वर। आप कहते हैं मुगलों ने ताजमहल बनाया, किसके पैसे से बनाया ताजमहल सर? शाहजहां ने हुक्म जरूर दिया था ताजमहल बनाने का, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ना किसी हिंदुस्तानी को शक होगा, लेकिन पैसे किसके थे? हु गेव शाहजहां द मनी? इट वॉज द पीपल ऑफ इंडिया। मोर देन 95% हिंदूज एट दैट टाइम जिन्होंने पैसा दिया शाहजहां को, जिनके पैसे के बलबूते पे शाहजहां नाच रहा है। लाल किला बनाया किसके लिए बनाया? खुद के लिए बनाया। ताजमहल बनाया किसके लिए बनाया? अपनी बीवी के लिए बनाया उसने। आम लोगों के लिए क्या करा? अगर कोई मुस्लिम रूलर को एज एन एग्जाम्पल ही दिखाना है ऑफ गुड गवर्नेंस, आप शेरशाह सूरी की बात क्यों नहीं करते? जिसने सराय बनाए, जिसने पोस्टल सिस्टम बनाया, जिसने एक नया टैक्सेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, वो शेरशाह सूरी जो एक मुस्लिम रूलर था, बिहार में पैदा हुआ था। और वो शेरशाह सूरी सर जिसने एक्चुअली लोगों के लिए काम करा, सिर्फ 5 साल के लिए सुल्तान था वो, ओनली फॉर 5 years। लेकिन उसने हुमायूं को खड़काया, वो तो उसकी मौत हो गई। वरना अगर शेरशाह सूरी कंटिन्यू करता, लगातार भारत के ऊपर उसका राज होता 20-25 साल, तो मुगल यहां पे कभी पैर नहीं जमा पाते। तो ये कहना कि केरला स्टोरी आपको ना पसंद हो, दैट्स ओके। आपको नहीं पसंद है, हमें पसंद है, हम देख रहे हैं। आपको जो पसंद है आप देखिए सर। अच्छा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, ये जा रहे हैं तुर्की, क्योंकि तैयब अर्दोगान दोबारा एक बार री इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। अब एक बात बताइए, मुझे समझ में नहीं आता हर जगह आदमी क्यों पहुंच जाता है कटोरा लेके। अभी प्रिंस चार्ल्स जब किंग हुए थे, कोरोनेशन इनका हुआ था, ये भाई वहां पे भी पहुंच गया था। क्यों पहुंचा आज तक किसी को नहीं पता, ये पहुंच गया वहां पे 5-7 दिन बर्बाद करके आया। इसका भाई, बड़ा भाई भी नवाज शरीफ वहीं पे रहता है लंदन में, तो भाई के पास रहा वहां पे, भाईजान इसने पूरी स्टोरी करी और यहां पे आके इसने जो भी गंद मचाया पाकिस्तान में वो करा। अब ये पहुंच रहा है तुर्की। क्यों पहुंच रहा है तुर्की? इसको नहीं जाना चाहिए था। और शहबाज शरीफ साहब, थोड़ी तो अपने मुल्क की इज्जत रखिए। बिन बुलाए मेहमान की कभी इज्जत नहीं होती। आपने बोला नहीं, तो ऐसे भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, हम तो जाएंगे वहां पे। ये दुनिया मुस्लिम गैर मुस्लिम पे नहीं चलती। आप वहां पे जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि अर्दोगान आपको कुछ 2 टुकड़े फेंक देगा रोटी के, कुछ रोटी कुछ बोटी दे देगा, आपका काम बन जाएगा कुछ महीनों के लिए। दैट इज वाई यू गोइंग टू टर्की। आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए। आप वहां पे भेजते बिलावल भुट्टो को, आप प्रेसिडेंट अलवी को भेज देते, वो भी एक बार मैं समझ जाता। पर हर जगह पहुंच जाना बिन बुलाए मेहमान के जैसे, ये शोभा नहीं देता। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, जिस भी हालत में है 25 करोड़ का मुल्क है, और हर जगह भिखारी जैसे कटोरा लेके पहुंच जाना, ये आपके मुल्क को जेब नहीं देता। मैं एक और बात कहना चाहता हूं शहबाज शरीफ से, फौज के पीछे छुप के आपने जो भी इमरान खान के ऊपर एक्शन लिया, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपका मुल्क है। आई एम नोबडी टू से एनीथिंग, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सर, इलेक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान में, कब तक आप इलेक्शंस डिनाई करेंगे? आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो इलेक्शंस आएंगे। फिर क्या होगा ये सोच लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो अलग अलग पार्टियों में चले गए, अलग अलग पार्टियों में चले गए वो लोग। चाहे इमरान को छोड़ दिया हो, इमरान का क्या करेंगे? ब्लैकलिस्ट कर देंगे इमरान को। फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है नून लीग को वो वोट मिल जाएंगे? सोचिएगा जरा इन बातों पर शहबाज शरीफ साहब। और मैं, जो मेरी राय है एज अ वेल विशर, आप उस राय को लीजिए, समझने की कोशिश करिए। सर, अभी भी कह रहा हूं आपसे, मत जाइए तुर्की, अपनी फजीयत वहां पे मत करवाइए। शी जिनपिंग हैं प्रेसिडेंट, चाइना के हेड हैं, बॉस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी वही हैं, स्टॉक मार्केट भी उनकी जेब में है, आर्मी के भी चीफ वही हैं, सब कुछ वही है, करता धरता चीन के। उन्होंने अपने मिलिट्री लीडर्स को बुलाया और यह बोल दिया कि साहब, वर्स्ट केस सिनेरियो है, देश खतरे में है, मुल्क खतरे में है, और आप लोग तैयार हो जाइए। वर्स्ट केस सिनेरियो, बॉटम लाइन सिनेरियो, यानी कि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। शी जिनपिंग बोल रहा है झूठ, और शी जिनपिंग बेच रहा है चूरन, क्योंकि शी जिनपिंग की जो इकोनॉमी है, जो शी जिनपिंग रन करता है पर्सनली, चाइना की इकोनॉमी, वो मार खा रही है। इसको हम लोग फौज में कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट।
जब आपको यह पता लगे कि आपको प्रॉब्लम है, आप बोल दो कि इसमें विदेशी हाथ है। अब चीन की फौज अगर लड़ेगी तो किसके साथ लड़ेगी? बाहरी दुश्मन के साथ लड़ेगी, जाहिर सी बात है। पर बाहर का दुश्मन कौन है? भारत तो नहीं जा रहा अटैक करने के लिए चाइना को, ना ताइवान जा रहा है अटैक करने को। तो चाइना को खतरा किससे है? मैं आपको बताता हूं चाइना का चक्कर क्या है। यहां पे चाइना का चक्कर यह है दोस्तों कि चाइना की इकोनॉमी पिट रही है बुरी तरीके से और खुसफुसाहट हो रही है चाइना के अंदर। लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम? चुनाव लड़ जाते हो, फिक्स चुनाव हैं, चुनाव फिक्स्ड वाले जीत भी जाते हो, फिर से हेड बन जाते हो स्टेट के, लेकिन काम क्या कर रहे हो तुम? चाइना की इकोनॉमी एक्चुअली रिसेशन उसके सामने खड़ा हुआ है। रिसेशन हो ना हो यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस ऑफ रिसेशन आर देयर। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो लोगों को एकत्रित करने में, लोगों को एकजुट करने में, लोगों को यह बताने में कि साहब देखो अंदर सब ठीक है, प्रॉब्लम चीन के अंदर नहीं है भाई साहब, चीन के बाहर प्रॉब्लम है। दुश्मन मैली आंखों से तुम्हें देख रहा है और उसको सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए इन्होंने हुंकार भरी, बोला सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और दुश्मन को हम सबक सिखाते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, स्टॉर्मी सीज की बात कर दी, समुद्री तूफानों की बात कर दी, बोला कि कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा पेरिल है, बहुत बड़ा खतरा है। खतरा वतरा कुछ नहीं है, खतरा चीन के अंदर है। चीन की इकोनॉमी का हो गया डब्बा गोल दोस्तों, और यही कारण है कि शी जिनपिंग चाचा के मुंह से झाग निकल रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।